नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। मनी एंड बैंकिंग पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुद्रा की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। डेफिनेशन ऑफ मनी, तो मुद्रा क्या है और इसकी परिभाषा किन किन अर्थशास्त्री द्वारा किस प्रकार से दी गई है। चलिए हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुद्रा दैट मीन्स मनी, मनी जो है वो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। मोनेटा देवी जूनो का नाम है। देवी जूनो रोम के मंदिर में रहती है, जिसे स्वर्ग की रानी माना जाता है। और चूँकि रोम के मंदिर में मुद्रा बनाने का कार्य किया जाता था, इसीलिए मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का साधन समझा जाने लगा। आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदी में जो मुद्रा है, मुद्रा शब्द का प्रयोग मुहर या चिन्ह के अर्थ में भी किया जाता है। यही कारण है कि जिस किसी पर सरकारी मुहर या चिन्ह लगी होती है उसे मुद्रा कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मुद्रा की जो परिभाषा है वो भिन्न भिन्न प्रकार से दी गई है। मुद्रा की कुछ परिभाषाएं संकुचित है, कुछ विस्तृत है। तो चलिए आगे हम लोग आगे चल के मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो मुद्रा की जो परिभाषा है, इसका अध्ययन हम लोग प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांट कर करते हैं, जिसमें पहला वर्ग जो है वो है वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाएं, डिस्क्रिप्टिव ऑफ और फंक्शनल डेफिनेशन। तो हम लोग देखेंगे कि मुद्रा की वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाएं क्या। दूसरा जो है वो वैधानिक परिभाषाएं आती है, लीगल डेफिनेशन। और तीसरी वर्ग में जो परिभाषा आती है वो है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक वर्ग की परिभाषाओं पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाएं क्या है। वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाओं के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मुद्रा की परिभाषा के स्थान पर उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। इन परिभाषाओं में ये नहीं बतलाया गया है कि मुद्रा क्या है, बल्कि इन परिभाषाओं में मुद्रा का अर्थ जो है उनके कार्यों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाओं के अंतर्गत हम लोग सबसे प्रमुख रूप से हार्टले विदर्स की परिभाषा को देखते हैं। उन्होंने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इन्होंने उस वस्तु को मुद्रा कहा है जो मुद्रा के सभी कार्यों को करती है, यानी कि मुद्रा के कार्यों से ही मुद्रा का अर्थ जो है वो स्पष्ट होता है। टॉमस के अनुसार मुद्रा एक वस्तु है जो मूल्य के मापक तथा अन्य सभी वस्तुओं के बीच विनिमय के माध्यम का कार्य करने के लिए सामान्य मत से चुन ली जाती है। यहाँ पर भी उन्होंने मुद्रा के कार्यों को ही प्रकाशित किया है। इन्होंने कहा है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम का कार्य करता है और जिसे सामान्य मत से चुन ली जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि कोलबर्न का क्या कहना है। कोलबर्न के अनुसार भी मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, जैसा कि हाम ने कहा है कि मुद्रा शब्द का प्रयोग विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मान दोनों के लिए किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम वर्ग में जो मुद्रा से संबंधित परिभाषा है, वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाओं के अंतर्गत हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में बात की। और ये परिभाषाएं जो है ये मुद्रा के अर्थ को स्पष्ट नहीं करती है, बल्कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालती है। तो हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि पहले वर्ग के अंतर्गत जो मुद्रा की परिभाषा दी गई है वह सरल एवं व्यवहारिक तो है, लेकिन इनमें एक दोष यह है कि यहाँ पर
मुद्रा की परिभाषा न देकर उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। और हम लोग ये जानते हैं कि मुद्रा की परिभाषा और कार्यों में अंतर होता है। तो प्रथम वर्ग में मुद्रा की परिभाषा न देकर उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। और यहाँ एक बात और भी है कि यहाँ पर मुद्रा की वैधानिकता पर जोर नहीं दिया गया है, और इसके साथ साथ जो सर्वग्राह्यता है, जो जनता का विश्वास है, तो इनसे संबंधित बातों की भी यहाँ पर व्याख्या नहीं की गई है, बल्कि केवल मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, इन्हीं चीज़ों के बारे में कहा गया है। तो इस तरह जो ये प्रथम वर्ग की मुद्रा से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, इनमें भी कुछ कमियां हैं। आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग अभी मुद्रा के दूसरे वर्ग से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो मुद्रा के दूसरे वर्ग में हम लोग देखते हैं कि वैधानिक परिभाषाएं आती है, लीगल डेफिनेशन। और ये जो वैधानिक परिभाषा है, यह मुद्रा का राज्य सिद्धांत पर आधारित है, और यह सिद्धांत कहता है कि उस वस्तु को मुद्रा कहा जाता है जिसे सरकार ने मुद्रा घोषित कर दिया है। और मुद्रा की वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत हम लोग प्रमुख रूप से नेप और हार्ट्रे की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि नेप ने क्या कहा है। नेप के अनुसार मुद्रा की सृष्टि राजकीय नियमों द्वारा की जाती है, यानी कि यहाँ पर नेप ने कहा है कि वो कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाएगी अगर सरकार ने उसे मुद्रा घोषित कर दिया है। हार्ट्रे ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है, नेप से मिलती जुलती। उन्होंने थोड़ी सी नेप की परिभाषा को सुधारने का प्रयास किया है। हार्ट्रे ने कहा है कि मुद्रा केवल विधिग्राह्य ही नहीं वरन हिसाब की इकाई भी है। इस प्रकार यह परिभाषा नेप की परिभाषा से थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस वर्ग की परिभाषा की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत जो भी परिभाषाएं दी गई है, उनमें सरकार के अधिकार अथवा सरकारी कानून को अधिक महत्व दिया गया है, और इन परिभाषाओं में सामान्य स्वीकृति की अवहेलना की गई है। सरकार किसी भी वस्तु को केवल मुद्रा घोषित कर देगी तो ही वो मुद्रा नहीं बनेगी, यदि उसमें सामान्य स्वीकृति का कोई गुण ना हो तो। जैसे हम लोग उन उदाहरण में देख सकते हैं कि 1923 में जब जर्मनी में भयंकर मुद्रास्फीति आई थी, तो उस समय लोगों का मार्क के ऊपर से विश्वास उठ गया था और उन्होंने मार्क के लेन देन को भी अस्वीकार कर दिया था। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि मुद्रा के अंतर्गत सामान्य स्वीकृति का भी गुण होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुद्रा की परिभाषा से संबंधित जो तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सामान्य स्वीकृति पर आधारित जो परिभाषाएं आती है, ये परिभाषाएं क्या कहती है। सामान्य स्वीकृति पर आधारित जो परिभाषाएं हैं, इनमें से कुछ परिभाषा संकुचित है और कुछ परिभाषा बहुत ही विस्तृत है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सामान्य स्वीकृति से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल होती है जो किसी समय विशेष या स्थान विशेष में बिना संदेह और जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और खर्चे चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित होती है। तो इस तरह हम लोग यहाँ देखते हैं कि मार्शल ने उन सभी वस्तुओं को मुद्रा में शामिल किया है जो बिना संदेह और जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और खर्चे चुकाने के लिए प्रयोग में किया जाएगा। तो यहाँ एक बात ये ध्यान देने वाली बात है कि मार्शल ने चेक, हुंडी आदि इनको हम लोग मुद्रा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इनको जो है वो बिना जांच के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम लोग और देखते हैं कि सेलिंगमैन ने क्या कहा है सामान्य स्वीकृति से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत। सेलिंगमैन ने कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। एकदम सिंपल सी छोटी सी परिभाषा है। इन्होंने कहा कि जिस वस्तु को सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो वही मुद्रा होती है। आगे हम लोग और देखते हैं कि कोल ने क्या कहा है इस संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि जो भी वस्तु
आदत एवं व्यापक रूप से भुगतान के रूप में व्यवहृत होती है तथा ऋणों के भुगतान में प्रायः स्वीकार की जाती है, वह मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार उन्होंने मुद्रा की जो परिभाषा दी है वो बहुत हद तक मुद्रा की वर्णात्मक एवं कार्यवाहक परिभाषा से मिलती जुलती है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं मुद्रा की सर्वग्राह्यता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्राउथर की जो परिभाषा आती है, उन्होंने कहा है कि कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य के मापक एवं मूल्य संचय का कार्य करती हो, मुद्रा कहलाती है। इस तरह से इन्होंने क्राउथर ने मुद्रा की एक विस्तृत परिभाषा की ओर प्रकाश डाला है। इन्होंने अपनी परिभाषा में सर्वग्राह्यता को भी शामिल किया है, मूल्य के मापक को भी शामिल किया है और साथ में इन्होंने मूल्य के संचय वाले मुद्रा के कार्य पर भी प्रकाश डाला है। तो इनकी परिभाषा विस्तृत है। आगे हम लोग देखते हैं कि मुद्रा की परिभाषा के संबंध में केन्स का क्या कहना है। तो प्रोफेसर केन्स यहाँ कहते हैं कि मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण संविदा तथा मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। तो इस तरह केन्स ने भी मुद्रा की एक विस्तृत परिभाषा की ओर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि मुद्रा के द्वारा हम लोग ऋण संविदा तथा मूल्य संविदा का भुगतान कर सकते हैं और सामान्य क्रय शक्ति को भी हम लोग संचय कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें की, कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा की जो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं हैं, लेकिन इन परिभाषाओं को की भी आलोचना की जाती है क्योंकि इन जो हम लोग परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, इन परिभाषाओं के आधार पर चेक, बिल, ड्राफ्ट इनको भी मुद्रा समझा जाना चाहिए, साक्ष्यपत्र इनको भी मुद्रा समझा जाना चाहिए। लेकिन ये जो चेक, बिल, ड्राफ्ट, साक्ष्यपत्र हैं, विकसित देशों में तो इनको मुद्रा माना जाता है, इनको सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। लेकिन जो भी अविकसित देश हैं यहाँ पर इनको मुद्रा नहीं माना जाता, यानी कि यहाँ पर इनको सामान्य स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी अगर हम लोग अल्प विकसित देशों के संदर्भ में भी देखना चाहें तो क्राउथर और केन्स की परिभाषा बहुत हद तक मुद्रा की परिभाषा को संतुष्ट करती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुद्रा की परिभाषा के संदर्भ में 3 वर्ग को देखा जिन्होंने अलग अलग मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाला और उसके आधार पर इन्होंने मुद्रा को परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे हम लोग सबसे पहला वर्ग में देखा कि इन्होंने मुद्रा की वर्णात्मक एवं कार्यवाहक परिभाषाएं दी। दूसरा वर्ग जो है वो मुद्रा की वैधानिकता पर जोर देता है। तो तीसरा वर्ग जो है तीसरी वर्ग में जो परिभाषाएं आती है वो सामान्य स्वीकृति पर अधिक जोर देती है। तो इस प्रकार अगर हम लोग इन तीनों वर्ग की परिभाषाओं को आपस में मिला के मुद्रा की एक उचित परिभाषा को देने का प्रयास करेंगे, एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे कि मुद्रा का अर्थ क्या है। तो हम लोग इसे इस रूप में कह सकते हैं कि जैसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा धन के संचय के साधन के रूप में कार्य करती हो, मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार तीनों वर्ग से जो भी मुद्रा से संबंधित जो भी गुण आए, जो भी कार्य आए, उन सभी को मिला जुला के मुद्रा की एक उपयुक्त परिभाषा दी जा सकती है जिसमें इन सभी गुणों का समावेश होता है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अभी मुद्रा की एक परिभाषा के बारे में बात की और उसमें हम लोगों ने सामान्य स्वीकृति को भी लिया और कानूनी जो वैधानिकता है, विधि ग्राह्यता है, उसको भी स्वीकार किया और इसके साथ साथ उसमें मुद्रा में विनिमय का मूल्य और उसका मापक, भुगतान का मानदंड और धन के संचय का साधन, यानी कि हम लोग उसको धन को भी संचित करके रख सकते हैं। ये सारे जो गुण आते हैं, इन सारे कार्यों को जो वस्तु करता है हम लोग उसे मुद्रा
कह सकते हैं। तो एक मुद्रा में ये सारे गुण होना चाहिए और इन सारे कार्यों को करने वाला मुद्रा होना चाहिए, हम लोग उसे ही मुद्रा कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये समझने का प्रयास किया कि मुद्रा क्या है और मुद्रा की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को मुद्रा के बारे में कुछ समझ विकसित हुई होगी, उसकी परिभाषा के संदर्भ में कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो में मुद्रा के कार्यों के साथ मैं आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है, मनी एंड बैंकिंग पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुद्रा के प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा के प्रमुख कार्यों को जानने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि प्रोफेसर किनले ने उन्होंने मुद्रा के कार्यों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से सबसे पहला है मुख्य कार्य, जिसको प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। दूसरा है गौण या सहायक कार्य, जिसको सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं। और इसके बाद तीसरा है आकस्मिक कार्य, जिसको कंटीजेंट फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मुद्रा के प्रमुख कार्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है, मुख्य कार्य है, प्राइमरी फंक्शन है, उसके अंतर्गत हम लोग मुद्रा के 2 कार्यों को देखेंगे, जिसमें एक है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। तो मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है, जो मुख्य कार्य है, वह है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना मतलब एक वस्तु का विनिमय दूसरे वस्तु के साथ में मुद्रा के द्वारा बहुत ही सरलतम ढंग से किया जा सकता है। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली जो प्रचलित थी, तो उस समय आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को एक वस्तु चाहिए और उसके एक्सचेंज में दूसरे वस्तु को दूसरा वस्तु चाहिए। तो दोनों का जो चॉइस है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे हम लोग इसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लो कि एक ए व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति के पास में अनाज है और उसके बदले में उसे कपड़ा चाहिए, और बी व्यक्ति के पास में कपड़ा है और वो उसके बदले में वो अनाज चाहिए उसको। तो जब दोनों का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ मैच करेगा, कपड़ा लेने के लिए अनाज वाले व्यक्ति को अनाज के बदले में कपड़ा देने वाला मिल जाए और दूसरा व्यक्ति कपड़े के बदले में अनाज स्वीकार कर ले, तो दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे को संतुष्ट करेगी। तो ये होता है आवश्यकता का दोहरा संयोग। इसमें 2 लोग होंगे जिनका जो ज़रूरत रहेगा, आवश्यकता रहेगा, वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होकर संतुष्ट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति के पास में अनाज है और उसको बदले में कपड़ा चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कपड़ा है उसको बदले में अनाज नहीं बल्कि उसको बर्तन चाहिए, तो इस स्थिति में उन लोगों के बीच में वस्तु का विनिमय नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत इस तरह से दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। 2 लोगों की आवश्यकताएं उतनी मैच नहीं होती थी कि वे लोग वस्तु विनिमय प्रणाली एक दूसरे से करें। तो मुद्रा के आविष्कार ने इस समस्या को दूर कर दिया, क्योंकि अभी व्यक्ति अनाज को बेचकर मुद्रा स्वीकार कर सकता है और उस मुद्रा के माध्यम से वो कपड़े को खरीद सकता है। कपड़ा वाला जो है वो कपड़े के बदले में मुद्रा ले लेगा और उस मुद्रा से जाके बर्तन को वो खरीद लेगा। तो इस तरह मुद्रा ने विनिमय के माध्यम को सरल बनाया है और मुद्रा का एक प्रमुख कार्य जो है वो विनिमय के माध्यम का कार्य करना है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके अलग अलग समय, अलग अलग स्थानों में वस्तु के विनिमय को जो है वो सरल बना दिया है।
अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि मुद्रा के विनिमय के माध्यम के कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रोफेसर बेनहम जो हैं वो व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति भुगतान के रूप में मुद्रा इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह स्वयं मूल्यवान है, वरन वह जानता है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं की उसे आवश्यकता है उनके बदले दूसरे लोग उससे मुद्रा स्वीकार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर ढंग से प्रोफेसर बेनहम ने मुद्रा के विनिमय के माध्यम के कार्य को स्पष्ट किया है और बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने ये बताया है कि कोई व्यक्ति इसलिए मुद्रा स्वीकार नहीं करता क्योंकि वो मूल्यवान है, बल्कि कोई व्यक्ति इसलिए मुद्रा स्वीकार करता है क्योंकि वो जानता है कि उसे जो कुछ भी चाहिए मुद्रा के बदले में वो वस्तु उसे प्राप्त हो जाएगी, कोई उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की चीज़ें जो हैं उनको वो मुद्रा के माध्यम से विनिमय कर सकता है, इसलिए वो मुद्रा को स्वीकार करता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि मुद्रा का जो एक प्रमुख कार्य है वो है विनिमय के माध्यम की तरह कार्य करना। तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा कार्य करके यह अर्थतंत्र को भी बहुत सुदृढ़ बनाता है और इसके साथ साथ यह श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि करता है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को भी ये संभव बनाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मुद्रा का प्रमुख कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि विनिमय के माध्यम के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुद्रा के मुख्य कार्य के अंतर्गत यह मूल्य के मापक का भी कार्य करता है। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस समय दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात तय नहीं हो पाता था कि 1 मीटर कपड़े के बदले में या एक कपड़े के टुकड़े के बदले में कितना अनाज दिया जाए। तो इस तरह से उस समय जो थी मूल्य का मापक या विनिमय का अनुपात से संबंधित बातों की परेशानियां उत्पन्न होती थी। लेकिन जब मुद्रा को मूल्य के मापक के रूप में माना गया, जिस तरह से वजन की माप किलोग्राम से की जाती है, कपड़े की माप मीटर से की जाती है, इसी तरह किसी वस्तु के मूल्य की जो माप है उसको मुद्रा से किया जाता है, यानी कि मुद्रा की इकाई के रूप में वस्तु के मूल्य की माप की जाती है। जब किसी वस्तु का मूल्य को मुद्रा की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है तब इसे कीमत या मूल्य कहते हैं। तो जब वस्तु को मुद्रा की इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसके मूल्य को, तो विनिमय अनुपात जो है वो आसानी से तय हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मुद्रा जो है ये मूल्य का मापक के रूप में काम करता है। तो इससे उपभोक्ता और उत्पादक उन दोनों को बेनिफिट होता है, क्योंकि वो मुद्रा को तोड़ तोड़ के उसका अलग अलग अनुपात में वो अलग अलग वस्तुओं को खरीद सकता है, अलग अलग वस्तुओं के बीच में वो मुद्रा का विभाजन कर सकता है और इस तरह से उपभोक्ता जो है वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, अधिकतम आवश्यकताओं की प्राप्ति कर सकता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि उत्पादक जो है वो भी मुद्रा को अलग अलग साधनों के बीच में अलग अलग कीमत भुगतान करके वो अपने उत्पादन को अधिकतम बना सकता है और उस वस्तु को बेचकर वो मूल्य के रूप में माप सकता है कि उसे कितनी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार मूल्य का मापक जो है ये भी विनिमय का माध्यम को और व्यक्तियों की संतुष्टि को, जैसे उपभोक्ता की संतुष्टि को अधिकतम करने में ये सफल होता है, उत्पादक के लाभ को अधिकतम करने में ये सफल होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कोई अगर कारखाना हुआ या कोई उद्योग हुआ तो वहाँ पर भी उसके लाभ और हानि की गणना करने के लिए मुद्रा को मूल्य के रूप में मापा जाता है। तो मुद्रा के माध्यम से ये गणना की जा सकती है कि उसे कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि मुद्रा के मुख्य कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम के रूप में भी कार्य करता है और मूल्य का मापक के रूप में भी कार्य करता है और इन दोनों के माध्यम से वो विनिमय को बहुत ही सरल बनाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर इन दोनों के आपसी संबंध को एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 1 क्विंटल गेहूं का दाम अगर 1000 रुपया है
तो इससे विनिमय अनुपात तय हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 क्विंटल गेहूँ नहीं खरीदता है, 50 केजी गेहूँ खरीदता है, तो उसके लिए उसे 500 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब किसी वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में निर्धारित किया जाता है, तो उसका विनिमय अनुपात तय हो जाता है कि 1 क्विंटल इतना रुपया, तो 10 केजी का इतना रुपया होगा, 1 केजी का इतना रुपया होगा। तो इस तरह से विनिमय अनुपात जब निर्धारित हो जाता है, तो इन वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं का विनिमय जो है वो आसानी से किया जा सकता है मुद्रा की अलग अलग मात्राओं के साथ में। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है, जिसके अंतर्गत विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है, इन दोनों में आपसी संबंध किस तरह से है और आपस में ये दोनों मिलके वस्तुओं और सेवाओं को विनिमय को और भी ये आसान बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अलग अलग देशों के पास अलग अलग मुद्राएं हैं। जैसा भारत में रुपया विनिमय का माध्यम है, तो अमेरिका में डॉलर है, इंग्लैंड में पौंड, जर्मनी में मार्क, जापान में येन, रूस में रूबल। ये सब अलग अलग देश के जो मुद्रा है, जो करेंसी है, जहाँ पर ये विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक का भी कार्य करते हैं और मुद्रा के दूसरे सारे कार्य को भी करते हैं। तो इस प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग मुद्रा के गौण कार्य के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि सेकेंडरी फंक्शन। मुद्रा के जो गौण कार्य हैं, जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मुद्रा जो है वो विलंबित भुगतान का मान है। विलंबित भुगतान का मान का मतलब क्या होता है कि आज अगर कोई व्यक्ति मुद्रा की कुछ राशि को उधार ले लेता है, तो भविष्य में वो उसका भुगतान कर सकता है। इस तरह से उधार के लेन देन का काम संभव हो पाता है। यानी कि आज अगर कोई व्यक्ति कुछ रकम ले रहा है, तो उस रकम का भुगतान वो भविष्य में करेगा। तो इसे हम लोग कहेंगे विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा के माध्यम से विलंबित भुगतान का मान इसलिए सरल ढंग से होता है क्योंकि मुद्रा के अंतर्गत कुछ गुण होते हैं, मुद्रा में कुछ गुण होते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि वस्तुओं की भांति मुद्रा के मूल्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कम, लेकिन वस्तुओं की जैसा बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए भी हम लोग मुद्रा को भविष्य में लौटा सकते हैं, भविष्य में भुगतान कर सकते हैं उसका। दूसरा इसमें है कि मुद्रा सर्वग्राह्य होता है। आज जैसे कोई उधार लेके मुद्रा से अपना काम कंप्लीट किया, वैसे ही जब उस उधार को वो लौटाएगा मुद्रा के रूप में, तो वह व्यक्ति उस मुद्रा से अपने काम को कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि उसमें सर्वग्राह्यता का गुण होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि वो है कि विलंबित भुगतान का मान मुद्रा इसलिए होता है क्योंकि मुद्रा में टिकाऊपन का गुण होता है। वस्तुओं और जानवरों के रूप में किसी को स्टोर करके रखना और भविष्य में उसका भुगतान करना उतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन चूंकि मुद्रा जो है उसमें टिकाऊपन होता है, ये टिकाऊ रहता है, तो अभी इसे लेके या आज इसे लेके कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद में इसका भुगतान करना संभव होता है। इसीलिए मुद्रा को विलंबित भुगतान का मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जब मुद्रा के विलंबित भुगतान का रूप में इसका कार्य जो है वो ज़्यादा जोर पकड़ा, प्रचलन में आया, तो उधार के जो लेन देन के जो कार्य हुए उनको बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। और जब उधार के लेन देन से कार्य होने लगे, तो देश में जो है बहुत ही आर्थिक प्रगति होने लगी, क्योंकि विलंबित भुगतान का मान के चलते ये जो है वो आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। आज कोई व्यक्ति से उधार लेके, ऋण लेके हम लोग जरूरी काम में इसको लगा सकते हैं और भविष्य में जाके इसका भुगतान किया जा सकता है। तो मुद्रा का गौण कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि विलंबित भुगतान का मान जो है ये भी एक कार्य है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि मूल्य का संचय है। मूल्य का संचय यानी कि क्रय शक्ति का संचय करना। तो मुद्रा जो है वो क्रय शक्ति का संचय करके भी रखता है। इससे पहले वस्तुओं के रूप में वस्तुओं को संचित करना संभव नहीं हो पाता था, लेकिन मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय किया जा सकता है। आज मुद्रा को लेके धन का संचय किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है और आने वाले समय में इसे खर्च किया जा सकता है। तो इस तरह से जब
मुद्रा के द्वारा मूल्य का संचय होने लगा, तो इससे पूंजी संचय को बढ़ावा मिला, क्योंकि मुद्रा के रूप में धन का संचय किया जाने लगा, मूल्य का संचय किया जाने लगा, और जिससे क्या हुआ कि पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिला। व्यक्ति अपनी आय में से कुछ हिस्सा बचत करके रखता था और मूल्य के संचय के रूप में वो भविष्य में उसे खर्च करता था। जैसे आज वो आय अर्जित कर रहा है तो उसमें से कुछ पैसा वो अपने पास में रख ले, और भविष्य में जैसे बीमारी, दुर्घटना, विवाह, बुढ़ापा या और दूसरे सारे उत्सव आदि में या जन्म मरण में वो इन मुद्राओं को खर्च कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकता है। मूल्य के संचय के रूप में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति आज भी मुद्रा को जमा कर लेता है अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। तो इस तरह से मूल्य के संचय के माध्यम से क्या होता है, धन में भी वृद्धि होती है और पूंजी में भी वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण होता है और बचतों को सही डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। क्योंकि जब मुद्रा के रूप में लोग बचत करते हैं तो फिर उस बचत को सही डायरेक्शन, सही दिशा में निवेश करके पूंजी निर्माण को किया जा सकता है। तो इस तरह से मुद्रा का मूल्य के रूप में संचय का जो कार्य है यह अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम लोग इसके जो गौण कार्य हैं उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल्य का हस्तांतरण करता है। मुद्रा के द्वारा जो है वो मूल्य का हस्तांतरण भी संभव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि मान लो कि एक व्यक्ति के पास में कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को वो बेचकर कोई दूसरे जगह में उन्हीं मुद्राओं से, जब संपत्ति को बेचता है तो उसे मुद्रा की प्राप्ति होती है, उन्हीं मुद्रा के माध्यम से वो दूसरे जगह जाके कोई नया संपत्ति को वो खरीद सकता है। तो इस तरह से मूल्य का हस्तांतरण होता है। एक अचल संपत्ति थी, जब उसको बेचा तो उसको बेचने के बाद में मुद्रा के रूप में उसका मूल्य का हस्तांतरण हुआ और उसी मुद्रा को ले जाके कहीं दूसरे जगह में जाके कुछ वस्तु को वो खरीद सकता है। तो वहाँ भी क्या होता है, मूल्य का हस्तांतरण होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मूल्य के हस्तांतरण में भी मुद्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत मुद्रा जो है वो विलंबित भुगतान के मान के रूप में कार्य करता है, मूल्य का संचय के रूप में कार्य करता है और मूल्य का हस्तांतरण के रूप में भी वो कार्य करता है। अब मुद्रा के तीसरे प्रमुख कार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुद्रा का जो तीसरा प्रमुख कार्य है जो आकस्मिक कार्य है, तो आकस्मिक कार्य के अंतर्गत मुद्रा किन किन कार्यों को करता है। लेकिन आज जैसे जैसे देश में आर्थिक प्रगति हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो इनके साथ साथ मुद्रा का जो आकस्मिक कार्य है उसकी भूमिका भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आकस्मिक कार्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला है कि सामाजिक आय का जो वितरण है वो मुद्रा के माध्यम से संभव हो पाता है। जैसे किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है किसी भी देश में, तो उसे जो राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है तो वो राष्ट्रीय आय मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होती है, उसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद उसी राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच में कर दिया जाता है, मुद्रा के रूप में ही उनका वितरण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि सामाजिक आय का वितरण संभव हो पाता है। क्योंकि जैसे मान लो कि कोई श्रमिक किसी वस्तु को बनाने में अपना योगदान देता है, अपना श्रम देता है, तो उस वस्तु को मुद्रा में बेचा जाता है और फिर उसी मुद्रा को उस श्रमिक को पारिश्रमिक के रूप में दे दिया जाता है। फिर वह श्रमिक उस मुद्रा के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की दूसरी वस्तुओं को विनिमय करके प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से मुद्रा जो है वो सामाजिक आय का जो वितरण है उसको बहुत ही सही ढंग से करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है साख का आधार। मुद्रा जो होती है वो साख का आधार होती है। जब भी बैंक साख का सृजन करता है तो उसके बदले में वो मुद्रा की एक निश्चित मात्रा को जरूर रख लेता है और उसके बदले में ही वो साख का सृजन करता है। जैसे वर्तमान समय में भी हम लोग देखेंगे कि चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, बिल आदि साख पत्रों का प्रयोग अगर मुद्रा के समान होता है तो उसके बदले में मुद्रा की एक निश्चित राशि रख ली जाती है। जैसे मान लीजिए एक बैंक में आप मुद्रा रखे हुए हैं और आपने उसका चेक लिया और दूसरा बैंक को दिया,
तो उस चेक के बदले में उतना मुद्रा उस बैंक को प्राप्त हो जाता है या उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जब भी जो साख पत्र है या चेक बिल वगैरह है, तो इनके पीछे मुद्रा की एक निश्चित मात्रा रख ली जाती है और तभी इनका निर्गमन किया जाता है, इनको इशू किया जाता है। तो इस तरह हम लोग बैंक में भी देखते हैं, जब बैंक में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है तो उसकी साख सृजन करने की क्षमता अधिक होती है, और जब बैंक में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी साख सृजन की क्षमता भी जो है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह बैंक में जो भी साख का जो प्रमुख आधार होता है, वह प्रमुख आधार उस बैंक में मुद्रा का कोष ही होता है। तो इस तरह से मुद्रा जो है ये साख के आधार के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग इसका आकस्मिक कार्य में जो है वो देखते हैं, वो है पूंजी या संपत्ति को सामान्य रूप प्रदान करना। मुद्रा जो है वो पूंजी या संपत्ति को सामान्य रूप प्रदान करता है और पूंजी का निर्माण करता है, और पूंजी का निर्माण बचत पर निर्भर करता है। बचत जो है वो मुद्रा के रूप में की जाती है। तो इस तरह से मुद्रा से बचत, बचत से फिर पूंजी निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूंजी को मुद्रा जो है वो एक सामान्य रूप प्रदान करता है। मुद्रा के चलते ही पूंजी को तरलता के रूप में रखा जा सकता है, और मुद्रा के चलते ही पूंजी में जो है वो गतिशीलता आती है, और मुद्रा के माध्यम से ही पूंजी का विनियोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मुद्रा जो है वो पूंजी को सामान्य रूप प्रदान करता है, और पूंजी को सामान्य रूप प्रदान कर पूंजी के संचय और पूंजी के विनियोग में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम लोग देखेंगे मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत, वो है कि सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादकता में समान लाना। जब उपभोक्ता को मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होती है तो वो मुद्रा के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, और अपनी आय को वो विभिन्न मदों में इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे समसीमांत लाभ की प्राप्ति होती है। उत्पादक को भी जब मुद्रा प्राप्त होती है तो वो भी उत्पादन के साधनों में इस प्रकार से लगाता है जिससे कि उसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से मुद्रा के माध्यम से ही एक उपभोक्ता या उत्पादक सीमांत उपयोगिता या सीमांत उत्पादन नियम का उपयोग कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, वो है शोधन क्षमता की गारंटी। शोधन क्षमता की गारंटी का मतलब क्या होता है? ऋण को भुगतान करने की जो क्षमता होती है, एक व्यक्ति कितना ऋण ले सकता है और उसके पास कितनी मुद्रा होती है कि उस ऋण का वो भुगतान कर सके, ये उसकी शोधन क्षमता होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुद्रा को उधार लिया है, लेकिन उसके पास उतनी संपत्ति नहीं है, उतना मुद्रा नहीं है कि वो उस कर्ज का भुगतान कर सके, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को बैंक जो है वो दिवालिया घोषित कर देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मुद्रा के माध्यम से ही शोधन क्षमता की गारंटी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट देखेंगे वो है तुम्हारा संपत्ति की तरलता। व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का कुछ भाग तरलता के रूप में रखना चाहता है। यहाँ पर तरलता का मतलब होता है ये रेडी टू यूज़, जिसको कोई भी व्यक्ति नगद रूप में अपने पास में रखना चाहता है। तरलता शब्द का प्रयोग प्रोफेसर केन्स ने किया है, और उन्होंने मुद्रा को नगद रूप में रखने की जो इच्छा होती है, इसे ही उन्होंने तरलता का नाम दिया है। और प्रोफेसर केन्स ने कहा है कि व्यक्ति जो है मुद्रा को 3 कारणों से तरल रूप में यानी कि नगद रूप में अपने पास रखना चाहता है, जिसमें से पहला है कि उसकी लेन देन की प्रवृत्ति होती है, दूसरा आकस्मिक घटनाओं के लिए, और तीसरा है सट्टेबाजी की प्रवृत्ति के लिए। और मुद्रा को तरल रूप में रखना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि मुद्रा को तरल रूप में यानी कि कैश के रूप में रखकर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, अपने रोज़मर्रा के कामों को आसानी से कर सकता है। तो इसलिए मुद्रा जो है वो संपत्ति को तरलता प्रदान करता है, ये भी इसका एक आकस्मिक कार्य है। नेक्स्ट जो है वो है निर्णय का ये वाहक होता है, यानी कि व्यक्ति अभी कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ निर्णय लिया है, तो भविष्य में वो उसको फुलफिल करने में वो मदद करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अभी आय प्राप्त कर रहा है और वो पैसे को रख रहा है, और वो चाहेगा कि भविष्य में अपने लिए एक अच्छा घर बनाए,
तो जिस पैसे को उसने संचित किया है, जमा किया है और निर्णय लिया है कि इस पैसे के माध्यम से वो अपने लिए घर बनाएगा, तो भविष्य में उसी पैसे को निकाल के वो घर बनाता है, घर बनाने में उसको खर्च करता है। तो इस तरह से मुद्रा जो होता है वो निर्णय का वाहक होता है, यानी कि व्यक्ति वर्तमान में कुछ डिसीजन लेता है कि हम फ्यूचर में मुद्रा का प्रयोग हम इस ढंग से करेंगे या मेरे इस काम को हम पूरा करेंगे मुद्रा के माध्यम से। तो वो वर्तमान में मुद्रा को रख देता है और भविष्य में उस काम को पूरा करने का वो प्रयास करता है। तो इस तरह से मुद्रा जो है वो निर्णय के वाहक के रूप में भी वो कार्य करता है। और व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति को या अपनी पूंजी को भविष्य में वो मनचाहे ढंग से वो खर्च कर सकता है, जहाँ जहाँ उसकी इच्छा होती है, जहाँ जहाँ उसका प्लानिंग होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, और मुद्रा के प्रमुख कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने इसके प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्यों के बारे में चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को मुद्रा के कार्य के संबंध में ज़रूर जानकारी प्राप्त हुई है। मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।